हमारे ऑल सब्सक्राइबर्स SRA UPHJS के लिए और जूनियर डिवीज़न उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, बिहार जूनियर डिवीज़न और HJS के लिए समान रूप से उपयोगी के अनुक्रम में हम सेक्शन 10 और 11 पर डिटेल में लगभग 45 मिनट का लेक्चर पिछले वीडियो में था, लेकिन कुछ बातें शेष रह गई थीं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जिसको बगैर समझे आप मसले को डील नहीं कर सकते या वजह का क्लियरेंस नहीं पा सकते। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सरल भाषा में पुराने सेक्शन 10 को और वर्तमान में आधुनिक 2018 के संशोधन के बाद के सेक्शन में क्या कंडीशन है उसको एक बार संक्षिप्त ही क्लियरली जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो संशोधन के पहले सेक्शन 10 क्या कहती है कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किन परिस्थितियों में हो सकता है। इसी का अपोजिट सेक्शन है, पूरक सेक्शन है सेक्शन 14, जिसमें ये कंडीशन बताई गई है कि किन में ये विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं हो सकता। 10-14 का सीधा पुराने समय में भी एक कॉम्बिनेशन बनता था, लेकिन 10 की वर्तमान वाली 2018 के संशोधन की बाद की डिफिनीशन सेक्शन 16(2), सेक्शन 14 और 14 के जुड़ जाने से सेक्शन 20 ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। सेक्शन 20 प्रतिस्थापित अनुपालन की बात करता है, यानी कोई भी विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाने के पहले आपको अगर किसी प्राधिकरण या स्वयं के अधिकरण द्वारा उस मामले को निस्तारण करने का विकल्प प्राप्त है तो पहले उसका अनुप्रयोग कर लें, उसके बाद ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। सरल भाषा में ये सेक्शन 20 है। तो अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 20 में उपचार पा सकता है तो उसके लिए सेक्शन 14 बताती है फिर विनिर्दिष्ट अनुपालन कराने की ज़रूरत नहीं है। और सारे कंडीशन हैं, लेकिन सेक्शन 10 में और 14 में 2018 के संशोधन का जो मूल तत्व है उस पर जोर इस बात पे है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे का मकसद साफ करती है, वो इस आधार पे साफ करती है कि वस्तुतः यह एक जो खुला अधिकार न्यायाधीशों को था, सिविल जज को इस मैटर पे एक विवेक का खुला अधिकार था। वो जिस मैटर को चाहते थे SRA के अंदर कन्वर्ट करते थे और जिसको नहीं चाहते थे, यानी जहां वो चाह लें, उनके विवेक पर निर्भर, कानून डिपेंड था विवेक पर जजों के, उस पर ये संशोधन प्रतिबंध लगाता है। कैसे कैसे प्रतिबंध लगाता है, इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सेक्शन 10 को सरल लैंग्वेज में पुराना पढ़ें और उसमें वर्तमान संशोधन को जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि लोड यानी पूरे संशोधन का वर्तमान भार कहाँ पर है। तो सेक्शन 10 ये बताती है कि किन किन चीज़ों पर ही संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। हालांकि संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराने के लिए जो धाराएं हैं वो सेक्शन 9 से 25 तक हैं, लेकिन 10 क्लियरली कहती है, पुरानी क्या कहती थी कि जब तक कि अन्यथा उपबंधित विषय के सिवाय धारा 14 को छोड़कर, 14 को क्यों छोड़कर, क्योंकि 14 में अल्टीमेटली यही व्यवस्था है कि किसके आधार पर संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं हो सकता, न्यायालय के विवेकानुसार कराया जा सकेगा। ये शब्द पुराने में मेंशन था, यानी सेक्शन 14 को हटा के बाकी में न्यायालय के विवेक के अनुसार संशोधन कराया जा सकता है। अब वर्तमान में देखें, संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन का आदेश दोनों
अनुपालन करवाना हो चाहे कोई ऑर्डर पास करवाना हो, दोनों में विवेकीय ये शक्ति कैसी थी, ये पावर डिस्क्रिप्शनरी पावर थी, वैवेकिक शक्ति थी, तथा न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश दे सकता था। कब? जब करार के अपालन से होने वाले नुकसान को निश्चित करने का कोई मानक विद्यमान ना हो। यानी इसके लिए मैंने पिछले भी वीडियो में जब 45 मिनट का मैं लेक्चर दिया हूं तो उसमें ये एक दृष्टांत दिया था कि किन स्थितियों में एक संविदा का अनुपालन के लिए ऐसी कब सिचुएशन आएगी कि कब किसी को स्टैंडर्ड, कोई मानक नहीं है, यानी कोई उपचार के लिए, रेमेडी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उसका स्टैंडर्ड मानक नहीं है, तो वहाँ विनिर्दिष्ट अनुपालन होगा। उसको ऐसे समझें, एक मृत चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र के विक्रय की संविदा का अनुपालन कराया जा सकता है, क्योंकि संविदा भंग से होने वाली अपहानि के निर्धारण का कोई मानदंड विद्यमान नहीं है। अब जो व्यक्ति चित्र बनाया है उसकी डेथ हो चुकी है, उसके विक्रय की संविदा का अनुपालन है, तो इसमें जिसने बनाया वो उसका अपना तो निर्धारण कर सकता है, मतलब वो उस चित्र का क्या मूल्य रखे वो व्यक्ति ही नहीं है अब, और उस विशिष्ट चित्र का जो मौलिकता है, चाहे मूल्य के प्रति चाहे विक्रय के प्रति, अब निर्धारित नहीं हो सकती। इसके लेन देन का, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसे ही चित्रकार से चित्र बनवाने की अनुकंप संविदा की हो और ये चित्रकार चित्र बनाने के उपरांत उसकी डेथ हो गई, तो अब उसके चित्र के विक्रय का प्रश्न आया, कितना कीमत, कितना नहीं कीमत, कैसे क्या। तो इसका विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाने के लिए इन स्थितियों में, क्योंकि मानक कोई बचा नहीं, कैसे चीज़ें तय हो, विक्रय की धनराशि क्या हो, और अगर कोई चित्र बनाया गया है इस तरीके से तो उसके अनुपालन में कैसे स्थितियों को विक्रय को संपादित किया जाए, इसके लिए कोई मानक नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि चित्रकार की मृत्यु हो चुकी और चित्र जो है वो स्व आहर्ता पर आधारित है। तो एक कंडीशन ये होती है कि जब कोई मानक विद्यमान ना हो तो वहां विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। दूसरा, संविदा भंग की दशा में धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त संतोष न हो। मतलब कंडीशन उसमें ऐसी है कि अगर धन से विकल्प में रेमेडी दिलवाई जाए तो धन पर्याप्त नहीं है। जैसे कोई ऐसी विशिष्ट वस्तु की कल्पना करिए जिसके विकल्प में मूल्य अर्थ नहीं रखता। तो जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का मंगलसूत्र है, वो उसके लिए विशिष्ट है और उसके मान लीजिए किन्हीं स्थितियों में, किन्हीं परिस्थितियों में वो किसी के पास संरक्षित है और अचानक पता चला कि वो सामने वाले से जहां वो संरक्षित है गायब हो गया। अब ये औरत जिसका मंगलसूत्र है वो ये सारे सूट फाइल करे कि हमको हमारा मंगलसूत्र दिलवाया जाए, और बचाव पक्ष यानी जिसके द्वारा मंगलसूत्र गायब हुआ वो ये सोचे कि भाई इसके बदले जितने का था उतने का पैसा ले लो, अब कहाँ से हम लाएं। तो यहाँ विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाने की बात इसलिए हो जाएगी क्योंकि उसके विकल्प में कोई भी मूल्य वो स्त्री स्वीकार नहीं कर सकती।